हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 की। इससे पहले वाले वीडियो में आपने नहीं प्रश्नावली 1 का जो बेसिक परिचय है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। उस वीडियो के अंतर्गत हमने बताया था कि कौन कौन सी हमारी संख्याएं होती है, उन संख्याओं की हमने जानकारी ली थी। वास्तविक संख्या क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था और 2-3 प्रमेय के बारे में हमने बात की थी। इसके बाद में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1। इसके कुछ सवाल हैं, उनके बारे में बात करेंगे। पहला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो कुछ संख्याएं आपको दे रखी है। पहला प्रश्न है 140, दूसरा 156, तीसरा 3825, चौथा है 5005, पांचवा है 7429। ठीक है, ये इसके अंतर्गत पहले प्रश्न में 5 प्रश्न आपको दिए हुए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न लेते हैं 140। इसके क्या ज्ञात करने हैं? निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं और इनका गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो यहाँ पर 140 के क्या लिखने हैं हमें? 140 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो इसके गुणनखंड अगर आपको आते हैं इस प्रकार से डायरेक्ट तो ठीक है, नहीं तो इस प्रकार से आप देख लीजिए। 2 का भाग देंगे 70 आ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से भाग देते जाना आपको। 2 का देंगे 35 आ जाएंगे। इसमें 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जा रहा है तो 5 का जाएगा। 5 का देंगे तो 7 शेष रह जाएगा, फिर 7 का देंगे तो 1। तो यहाँ पर इसके गुणनखंड क्या आ गए हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये इसके गुणनखंड आ गए हैं। कौन से? अभाज्य। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि जो भी गुणनखंड आएंगे वो अभाज्य संख्या के आएंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे। ठीक है, गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो इनको घात के रूप में आपको दर्शाना है। यानी कि 2 2 बार आ रहा है तो 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1 इंटू 7 की घात 1। तो इस रूप में लिखेंगे। एक घात है उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है तो इसको रहने देंगे इस प्रकार से। तो ये गुणनफल हो जाएगा इसका। इसके बाद में दूसरा है 156। 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड, तो इसके अभाज्य गुणनखंड भी करके देख लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 156 के 2 का देखेंगे तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 1 शेष रह गया तो 8। फिर 2 का देंगे 3 9। इसमें 2 का नहीं जाएगा। अब इसमें भाग जाने वाला है 3 का। 3 का भाग दे लीजिए तो 1 और 3 13। 13 में प्राइम नंबर है तो 13 का ही जाएगा। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो यहाँ पर भी 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13। इसके बाद में है आपके तीसरा है 3825। ठीक है, तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड। और ये क्या होंगे अभाज्य गुणनखंड? यहाँ पे देख लेते हैं 3825 के। ठीक है, इकाई अंक क्या आ रहा है? 5 आ रहा है तो 5 का ही भाग जाएगा। यहाँ पे 7, 3 शेष रह गया, 3 और 2 32। 32 में 6 भाग, फिर 2 शेष रह गया तो 5। इकाई अंक वापस 5 आ गया है तो किसका जाएगा वापस भाग? 5 का ही। एक भाग 2 शेष रह गए तो 26 हो गए। 26 में 5 भाग, 25 भाग चला गया, 1 शेष रह गया। 1 और 5 15, 15 में 3। अब इसमें किसका भाग जाएगा? 1 और 5 6 और 3 9। तो हम भाजकता नियम से देख लेंगे। 3 का भाग जा रहा है इसमें तो ये 5 और 1। इसमें भी 3 का जा रहा है। ठीक है, ये हमने कैसे पता किया? भाजकता नियम से पता चल जाता है। भाजकता नियम भी आपको पढ़ाएंगे अलग क्लास में, 1 में 1 से 11 तक के भाजकता नियम के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, पहले छोटी वाली संख्या को लिख देंगे जैसे कि 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। और जो 2 से अधिक बार आ रही है तो उनको घात के रूप में लिख देंगे। 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू 17। इस प्रकार से इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद में चौथा प्रश्न है पहले का 5005। 5005 के अभाज्य गुणनखंड। तो आप भाग दीजिए इस प्रकार से। आप कितने आने वाले हैं? यहाँ पर इसमें इकाई अंक कितना आ रहा है? 5 आ रहा है तो इसका जाएगा क्या? ठीक है, इसका जाएगा इसमें देखिए
यहाँ पर हम देख के देखते हैं इसमें, ये ठीक है, 5 का तो जाएगा ही जाएगा इसमें, 1001। अब किसका जाएगा इसमें, अब इसमें देखे देखते हैं हम, 5 का तो जाएगा नहीं, 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का जाएगा नहीं, 5 6 का नहीं जाएगा, 7 का देखे देखते हैं, 7 3 बच गए यहाँ पे, 30 में 7 का चला जाएगा। देखो कैसे, 7 का देंगे तो 7 एकम 7, ठीक है, 3 शेष रह गए यहाँ पे, 3 और 0 30 हो गया, तो 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28 हो गया। 2 बच गए यहाँ पे, अब 30 था तो 28, बाकी निकले तो 2 रह गया, 2 और 1 21 हो गए तो 3, ठीक है। इस प्रकार से 143 आ गए। अब इसमें 143 आ गए तो किसका जाएगा, इसमें जाने वाला है 11 का, 11 का देखे देखते हैं एक बार, फिर 3 रह गए, ठीक है। अब ये 13 तो प्राइम नंबर है तो इसमें 13 का ही जाएगा। तो इस प्रकार से इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए हैं, 5 × 7 × 11 × 13, 5005 के अभाज्य गुणनखंड 5 × 7 × 11 × 13, ये इस प्रकार से हमने निकाल लिया है। पहले का 5वां प्रश्न देखते हैं हम। 5वां प्रश्न है 7429, 7429 के अभाज्य गुणनखंड, इसका गुणनखंड करके देखते हैं हम 7429 के। तो यहाँ पर 2 का नहीं जाएगा, इकाई अंक 2 विषम आ रहा है तो 2 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जा रहा है इसमें, 9 का भी नहीं जाएगा, 3 का नहीं जा रहा, 6 का भी नहीं जाएगा। यहाँ पर हम डायरेक्ट देके देखते हैं 17 का। 17 का देंगे तो 17 चौक 68, 4 बार में 74 में से 68 गए तो 6 बच गए, 6 और 2 62 हो गए, 62 हो गए तो 17 3 51, 62 में से 51 गए तो कितना बचेंगे 11, 11 और 17 का फिर देंगे, 11 बच गए ना, 11 और 9 119, 119 में जाएगा क्या देखते हैं, 7 से 7 7 49 से 4, हाँ 7 बार चला जाएगा। इसके बाद में देखेंगे फिर किसका जाएगा, इसमें देखते हैं, फिर इसके आगे वाली संख्या देखते हैं, इसमें 17 के बाद में 19 का देखे देखते हैं, 19 दूनी 38, 2 बार में, ठीक है, 38 बचेगा 5, 43 में से 38 गए तो 5, और यहाँ 7 है तो 5 और 7 57 हो गए तो 19 3 57, 3 बार में, और 23 तो वैसे प्राइम नंबर है तो 23 का ही जाएगा उसमें। तो यहाँ पर 7429 के अभाज्य गुणनखंड के आ गए हैं 17 19 × 23, ये अभाज्य गुणनखंड आ गए 7429 के। तो ये पहला प्रश्न था, इसमें लिखा था कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस प्रकार से हमें 140 को इस प्रकार से व्यक्त किया, 156 को इस प्रकार से व्यक्त किया, 3825 को इस प्रकार से व्यक्त किया, 5005 को इस प्रकार से व्यक्त किया, और 7429 को इस प्रकार से लिखा हमने, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न हो जाएगा, आसान सा प्रश्न है, इसमें तो कुछ नहीं करना, अभाज्य गुणनखंड करने थे, ठीक है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF और एलसीएम के गुणनफल के, ठीक है। पहला प्रश्न दिया हुआ है 26 और 91, इनका आपको HCF ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो 26 का तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं पहले, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 और 13, ठीक है। 91 का क्या होगा, आप अलग तरीके से इधर में निकाल सकते हो, ठीक है। 26 का 2 × 13, यहाँ पर 91 का क्या होगा 7 और 13, ठीक है, क्योंकि 13 7 91, ठीक है। तो ये मैंने निकाल लिया है, ये जो निकाला है मैंने क्या है, ये अभाज्य गुणनखंड निकाला है ये दोनों, ठीक है। अब यहाँ पर निकालेंगे हम HCF निकाल रहे हैं किसका 26 व
91 का, ठीक है। और एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या चीज लिखेंगे कि दोनों संख्याओं में, ये चीज ध्यान रखना है, क्या लिख रहा हूं मैं थोड़ा ध्यान रखना, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, ठीक है। देखिए एचसीएफ ज्ञात करेंगे तब लिखेंगे संख्याओं में प्रत्येक, संख्याओं में कौन सी में 26 और 91 में, प्रत्येक उभयनिष्ठ, इन दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा है 13, ठीक है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 26 व 91 का, एचसीएफ क्या हो जाएगा 13, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कौन सा है दोनों में, कॉमन कौन सा आ रहा है 13 आ रहा है ना, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड तो यही है कि सबसे छोटी घात यही है, एक ही है इसमें जो कॉमन आ रहा है, बाकी कॉमन है नहीं इसमें, ठीक है। तो 13 इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा किसका 26 व 91 का। इसके बाद एलसीएम जब ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे 26 व 91 का, ठीक है। तो यही सेम चीज लिखने वाले हैं, लेकिन कहां हम चेंज करेंगे। एक तो देखिए संख्याओं में, कौन सी संख्याओं में 26 व 91 में, संख्याओं में प्रत्येक, अभी इसमें उभयनिष्ठ नहीं आता है, ध्यान रखना, एलसीएम में उभयनिष्ठ की बात नहीं होती है, तो संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की बात होगी। अब अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, एचसीएफ में तो हम छोटी घात की बात कर रहे थे और इसमें बड़ी घात की बात करेंगे, बस इतना सा अंतर है। तो यहां पर घात बड़ी कौन सी है, घात बड़ी कौन सी है, समान ही है यहाँ पर। तो लेकिन आपको जब घात बड़ी होगी, इसमें तो एक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब बड़ी होगी छोटी होगी तो वहां ध्यान रखना आपको कि बड़ी वाली घात एलसीएम में लेनी है, ठीक है। यहाँ पर सारी संख्याएं लेनी है जब अलग अलग हो, दो यहाँ पर है लेकिन इसमें नहीं है तो दो को भी शामिल करना है, 7 इसमें है 91 के अभाज्य गुणनखंड में 7 है लेकिन 26 में नहीं है तो भी आपको यहाँ पर 7 लेना है, और 13 दोनों में है तो एक ही 13 लेना है, दोनों नहीं लेने हैं आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 13 की अधिकतम घात एक ही है, ठीक है। तो इनका गुणा कर लीजिए आप, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 7 91, 91 को 2 से गुणा करेंगे तो 182, ठीक है। ये तो ये हमने ज्ञात कर लिया है एचसीएफ और एलसीएम, तो ठीक है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लिया है। इसके बाद में क्या ज्ञात करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल के, ठीक है, ये चीज आपको ज्ञात करनी है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सत्यापन कर रहे हैं, अब हम सत्यापन कर रहे हैं यानी कि वेरिफिकेशन कर रहे हैं एक तरीके से। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या आएगा, वो बराबर होगा किसके, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं कौन सी है 26 और 91, इनका एचसीएफ क्या आया है, एचसीएफ आया है 13, मैं यहां पर पूरा लिख देता हूं 26 व 91 का एचसीएफ और इंटू एलसीएम 26 91 का। तो यहाँ पर एचसीएफ 26 91 क्या है 13 और एलसीएम 182। अब गुणा कर लीजिए दोनों का, तो आप गुणा कर सकते हो, एक तरफ गुणा कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पर 91 का हम गुणा कर लेंगे 26 से, 26 इंटू 91 26 आ जाएगा, 9 से गुणा करेंगे 54, हासिल के 5, 18 और 5 23, 6 6 और 23, इधर तो आ जाएंगे 2366 बराबर, इधर 182 को गुणा कर लीजिए 13 से, ठीक है, 6 24 का 4 2 3 और 2 5, आगे एडजेटिव लिख दीजिए 6 6 5 और 8 3, हासिल का 1 2 हो जाएगा, इधर भी 2366 यानी कि दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब सत्यापन हो गया है कि ये दोनों
इन दोनों संख्याओं का गुणनफल और जो हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला उनका गुणनफल बराबर है। तो ये यहाँ पर सत्यापन हो जाता है 26 और 91 का। ठीक है, इसके बाद में दूसरा प्रश्न देखते हैं इसमें दूसरे का। ठीक है, दूसरे का दूसरा प्रश्न है दूसरे का दूसरा प्रश्न है 510 और 92। ठीक है, यही था 510। इसके बाद जो गुणनखंड इधर कर लीजिए आप। ठीक है, 2 से तो ये 2 बार हासिल का, यहाँ 1 बचेगा तो ये 11। अब इसमें कितने हुए 12, तो 3 का 11 तो 3 से दे लेते हैं 8, 1 बचेगा तो 5, फिर यहाँ पर देते हैं 5 का, ये 17 प्राइम नंबर है तो डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ 2 × 3 × 5 × 7 17। ठीक है, इसके बाद में 92 देख लीजिए। 92 डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 × यहाँ पे लिख देते हैं 2 तो 46 आ जाएगा, फिर 2 23 तो वैसे एक प्राइम नंबर है तो ये भी एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर सारी सिंगल घात है इनकी, यानी कि सभी की एक घात है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 की घात 2 है और 23 है। ठीक है, अब वही एचसीएफ के लिए एचसीएफ निकालने किसका 510 और 92 का, तो वही क्या लिखते हैं हम संख्याओं में। ठीक है, संख्याओं में कौन सी संख्याओं में 510 और 92 में संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ। ठीक है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। ठीक है, ये किसमें एचसीएफ में। तो यहां पर एचसीएफ देखते हैं इनका, एचसीएफ 510 और 92 का। तो इनमें छोटी घात कौन सी है 2 में, कॉमन देखते हैं पहले तो उभयनिष्ठ की बात करेंगे। ठीक है, कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर 2 आ रहा है, 2 में भी छोटी घात 1 तो यहाँ पर 2, एचसीएफ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसके बाद एलसीएम 510 और 92 का संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। बड़ी घात का गुणनफल के बारे में बात करेंगे। बड़ी घात कौन सी है, पहले 2 की घात का बारे में बात करेंगे। तो 2 की घात 2, इसके बाद में 3 है, 3 इसमें नहीं है तो भी शामिल करना है आपको। 5 इसमें है, इसमें नहीं है तो भी आपको 5 शामिल करना है। 17 इसमें है, इसमें नहीं है तो भी 17 को शामिल करना है। और 23 इसमें है, इसमें नहीं है तो भी 23 को शामिल करना है एलसीएम में। ठीक है, यानी कि एलसीएम में सभी को लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर गुणा कर लीजिए, इसे गुणा करेंगे तो देख लीजिए 2 की घात 2 है तो 4 को 3 से किया तो 12 को 5 से किया तो 12 पंजे 60। ठीक है, यहाँ पर 17 को 23 से करते हैं तो यहाँ पर 17 को 23 से कर लेते हैं। 23 × 17, 17 × 51। ठीक है, तो 17 दूनी 34, 1 9 391। 391 को 60 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 60 से गुणा करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 0 का तो 0। 6 से गुणा करेंगे तो 6, 1 6, 6 को 9 से गुणा किया 54, 54 का 4 हासिल के 5, 36 18, 18 और 5 23। ये आपका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 23,460।
ठीक है। अब वही वेरिफिकेशन करते हैं, सत्यापन करते हैं या जांच करते हैं। सत्यापन करेंगे तो देखिए वही दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF 510 इंटू 92 इंटू LCM 510 इंटू 92। दोनों संख्याएं कौन कौन सी है? 510 इंटू 92 बराबर HCF कितना निकाला था हमने? HCF 510 92 का 2 आया था। LCM क्या आया था? 23,460 आया था। ठीक है, बराबर। अब देखिए गुणा कर लीजिए, 510 को 92 में से गुणा कर लीजिए। ये 510 को 92 में से गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 20, 9 से करेंगे तो 0 9 और ये 45, 0 2 9 6 और 4, 46,920। तो 46,920 तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आ गए। राइट हैंड साइड में देखिए अब क्या आने वाला है, गुणा करेंगे 2 से, 0 2 6 6 12 हो गए, 12 का 2 हासिल का 1, 2 से गुणा किया 4 को तो 8 और 1 हासिल का 9, 23 है, 23 को 2 से किया तो 46। ये भी यहाँ पर समान आ गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है। तो यहाँ पर हम कह देंगे कि इनका सत्यापन हो गया है। जो हमने संख्याएं लेके चले थे उनका HCF और LCM इनका गुणनफल और दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है। ठीक है, तो ये दूसरा प्रश्न इस प्रकार से हो जाता है आपका। ठीक है, इसी में अब दूसरे का तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है 336 और 54। ये तीसरा प्रश्न आपका, तीसरा प्रश्न है 336 और 54। 336 के अभाज्य गुणनखंड और 54 के अभाज्य गुणनखंड आपको करने हैं। तो यहाँ पर इधर कर लेते हैं हम 336 के अभाज्य गुणनखंड। 336 के इकाई अंक सम आ रहा है तो 2 का भाग देंगे पहले, 1 6, ठीक है, 1 यहाँ पे बच गया तो 8, सही है ना। ठीक है, 2 का देंगे तो 2 एकम 2, 1 बच गया 13, 13 में फिर 2 का देंगे तो 6, यहाँ 1 बच गया 8, फिर इकाई अंक सम है तो 2 का देंगे 8 और 4, फिर 2 का देंगे 4 और 2, फिर 2 का देंगे 21, फिर 3 का देंगे 7 और 7 तो वैसे प्राइम नंबर है तो 7 का ही जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है तो 2 की घात 4 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। यहाँ पर 54 का भी देख लीजिए आप, ये 54 है, इसमें 2 का देंगे तो 27, फिर 3 का देंगे तो 9, फिर 3 का देंगे तो 3 और लास्ट में 3 का 3, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इस प्रकार से आ जाएंगे ये भी, ठीक है। तो 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 3 और यहाँ पर 1 घात है इनकी भी, ठीक है। इस प्रकार से आ गए। तो HCF पहले HCF निकालेंगे, HCF 336 और 54 का। यहाँ पर HCF क्या होता है? संख्याओं में संख्याएं कौन सी है? 36 और 54। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन, इसको देखना है आपको, इनमें कॉमन कौन सा आ रहा है, उसके न्यूनतम घात, और न्यूनतम घात भी किसकी? अभाज्य गुणनखंड की। और सारे के सारे जो गुणनखंड है वो अभाज्य रूप में आते हैं कि सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात का गुणनफल, ठीक है। 336 और 54 HCF 336 और 54। छोटी घात देखते हैं पहले, तो कॉमन देखते हैं। कॉमन 2 भी है
और 3 भी है। तो इनमें छोटी छोटी घात लेते हैं। 2 की तो सबसे छोटी घात कौन सी है? 1 है, तो 2 की घात 1 इंटू 3 में कॉमन है, 3 में 3 की घात अधिक है, 1 ही है, तो 3 की घात 1। तो एक एक घात वाले आ गए आपके पास में, और 2 को और 3 को गुणा करेंगे तो 6 का HCF आ जाएगा। ठीक है, 336 और 54 का HCF क्या आ गया है? 6 आ गया है। इसके बाद ज्ञात करते हैं हम एलसीएम 336 और 54 का। ये क्या होता है? ये होता है संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, बड़ी घात का गुणनफल होगा इसमें। ठीक है, तो HCF देखते हैं 336 और 54 का। तो यहां पर गुणनखंड क्या है? ये रहे। 2 की अधिकतम घात कितनी है? 4 वाले बड़ी घात वाला लेना है। यहाँ पर सिंपल सी बात लिखी हुई है, बड़ी घात। तो 2 की बड़ी घात 4 है, उसको ले लेंगे। 3 में बड़ी घात कौन सी है? 3 की घात 3 है, इसको लेंगे। और अब क्या बचा? 7 को भी ले लेंगे। ठीक है, इनका गुणा करते हैं। 2 की घात 4 है, इसका मान कितना होता है? 2 की घात 4 का मतलब होता है 16। ठीक है, 3 की घात 3 है, इसका मतलब होता है 27 इंटू 7। तो यहां पर आप गुणा कर लीजिए। गुणा क्या आएगा इनका? 27 को 16 से कर लीजिए, 6 42 12 और 4 16, 27 आ जाएगा। 2 3 हासिल का 1 4, 432। फिर इसको 7 से कर लीजिए, 432 को गुणा करेंगे 7 से, 14 हासिल का 1 7 21 22 हासिल का 2 7 28 30। ये आ जाएगा 30 24, यानी कि 3024। ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा किसका? 336 और 54 का। वही सत्यापन करेंगे इनका, या जांच करेंगे या वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? दोनों संख्याओं का गुणनफल लिखना है, गुणनफल। और इधर लिखना है HCF इंटू HCF क्या है? 336 और 54 का इंटू एलसीएम क्या है? 336 और 54 का। दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं कौन सी है? 336 इंटू 54। HCF कितना आया था? HCF आया था आपके पास में 6। एलसीएम कितना आया था? 3024। ठीक है, गुणा कर दीजिए 336 को गुणा कर दीजिए 54 के साथ में। गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 24 हासिल का 2 12 और 2 14 हासिल का 1 12 और 1 13, 30 हासिल का 3 15 और 3 18 हासिल का 1 15 और 1 हासिल का 16, 4 1 हासिल का 3 और 8 11 हो गए, 1 हासिल का यहाँ लगेगा 8, 18,144 आ गए हैं। 18,144 इधर गुणा करेंगे तो 6 से गुणा करेंगे 4 को, 24 हासिल का 2, 6 को 2 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 लिखा हुआ है आगे, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। और 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 18 डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये भी यहाँ पर सत्यापित हो गया है कि 18,144 लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड 18,144। तो 336 और 54 इस प्रकार से आपस में गुणनफल है, और राइट हैंड साइड में HCF और LCM इस प्रकार से हैं। तो दूसरे प्रश्न में ये 3 प्रश्न थे जिनका हमें HCF और LCM ज्ञात करना था। फिर दोनों संख्याओं का गुणनफल करते हुए राइट हैंड साइड में उनका जो HCF और LCM निकाला है हमने, उसको सत्यापित करना था इस प्रकार से। तो ये दूसरा प्रश्न इस प्रकार से हल हो जाएगा। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है 12 15 21, दूसरा है 17 23 29, तीसरा है 8 9 और 25। ठीक है, पहला प्रश्न ले रहे हैं इसमें। तीसरे का पहला है 12 15 और 21।
ठीक है। इसके क्या है, पहले तो हम अभाज्य गुणनखंड पता करते हैं। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 2 फिर भाग देंगे 6 बच गया, फिर 2 का देंगे, फिर 3, 4 दूनी 4 और 3 12। इसके बाद में 15, तो 15 के टुकड़े क्या होंगे, 3 और 5, और 21 के क्या होंगे, 7 के 21, तो 3 7 21, एक ही बात है। ठीक है, ये हो गई। तो यहाँ पर अब क्या लिखा जाएगा, तीनों के क्या ज्ञात करेंगे, HCF 12 15 व 21 के HCF। ठीक है, यहाँ पर HCF ज्ञात करने के लिए क्या हम पता करते थे कि संख्याओं में, कौन सी संख्याओं में, इन तीनों संख्याओं में, प्रत्येक उभयनिष्ठ, प्रत्येक यानी कि अगर उभयनिष्ठ एक से ज्यादा है तब क्या करना है, प्रत्येक उभयनिष्ठ यानी कॉमन, ही आपको ध्यान रखना है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, उभयनिष्ठ भी क्या, अभाज्य संख्या के गुणनखंड, अभाज्य संख्या के गुणनखंड की सबसे छोटी घातें, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए HCF निकल गया है इनका, देख लीजिए 12 15 व 21, इनका HCF क्या हो गया, HCF सबसे छोटी। पहले तो इनमें देखिए कॉमन कौन सी आ रही है, 2 यहाँ पर है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, 2 ठीक है, 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो 3 आ जाएगा, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, 3 देखिए 3 आ रहा है, तो 3 यहाँ पर HCF आ जाएगा। ठीक है, यही हमें ज्ञात करना था। प्रश्न में यही लिखा है कि HCF ज्ञात कीजिए और LCM ज्ञात कीजिए, तो तीनों का HCF जो है 3 आ जाएगा, तीनों का किनका, तीनों संख्याओं का, 12 15 और 21 का। ठीक है, इसके बाद में हम ज्ञात करते हैं LCM, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, समाप्रत्यय, यहाँ पर देखिए अब 12 15 व 21 संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। अब बड़ी घात देखिए इसमें कौन सी है, यहाँ पर 2 की घात 2 लिख लीजिए और 3 है, बाकी के सबके एक ही, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 की घात 2, 3 की घात 1 है, तो 3 तो सभी में कॉमन है, 3 को एक बार लिख लेंगे, 5 यहाँ पर है तो 5 को लिखेंगे और 7 को लिखेंगे। इनका गुणा कर लेते हैं, गुणा करेंगे तो 2 की घात 2 है, 4 हो जाएगा, 4 को 3 से गुणा किया 12, 12 को 5 से गुणा किया तो 60, 60 को 7 से किया तो 420, 420 यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा किसका, 12 15 और 21 का। एलसीएम का मतलब है कि तीनों का भाग इसमें जाएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज देखिए, इन तीनों संख्याओं का भाग इसमें जाएगा और इस 3 का भाग इसमें जाएगा, तीनों संख्याओं में। ठीक है, ये भी एक तरीके की बात है, इसमें 12 15 व 21। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका HCF आ जाएगा 420 गुणा करने के बाद में। इसमें दूसरा प्रश्न देखते हैं। इस प्रकार से पहला प्रश्न तो हो जाएगा तीसरे का। दूसरा प्रश्न है 17 23 29, तीनों प्राइम नंबर है तो कोई इसका फैक्टर नहीं होंगे, बिल्कुल यही संख्या वापस आ जाएगी। दूसरे में तीसरे का दूसरा, तीनों संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि इनके टुकड़े नहीं होंगे। तीनों प्राइम नंबर है 17, तो इसका टुकड़ा क्या होगा, 17 इंटू ए कर लीजिए 23, 23 इंटू ए कर लीजिए 29, 29 इंटू ए कर लीजिए। तो अगर इनका HCF निकालेंगे 17 23 व 29, इनका HCF निकालेंगे तो क्या आएगा, HCF आ जाएगा सिंपल सा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ लाइन, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की
सबसे छोटी घाती, ठीक है, छोटी घात, सॉरी सबसे छोटी घात वाला यहाँ पर देख लेते हैं। पहले तो कॉमन होना चाहिए 17, 23 और 29, ठीक है, प्रत्येक उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन होना चाहिए प्रत्येक में। तो एक ही आ रहा है कॉमन, तो बाकी तो क्या है कि ये प्राइम नंबर है ना, अभाज्य संख्या, इस वजह से इनके टुकड़े नहीं होंगे तो इनमें से कोई संख्या निकलेगी नहीं तो इनका अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात एक आ जाएगी। यहाँ पर एलसीएफ क्या आ गया है, एक आ गया है, आपका ध्यान रखना है। एलसीएफ एक निकाल दिया आपने, इसके बाद एलसीएम निकालते हैं 17, 23 और 29। संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल गुणा करने के बाद में जो फल आता है वो, ठीक है। तो एलसीएम 17, 23 व 29, ठीक है। तीनों का एलसीएम क्या आने वाला है, देखिए यहाँ पर तीनों का अलग अलग है, प्राइम नंबर है, वैसे अभाज्य संख्या है तो तीनों को गुणा कर लीजिए, यही आ जाएगा, इनको गुणा करना पड़ेगा, यही एलसीएम होगा क्योंकि तीनों संख्याएं अलग अलग है। तो पहले 29 को गुणा कीजिए 23 से, 3 27, 2 6 और 2 8, 18, हासिल का 1, 2 2 4, 4 और 1 5, 7 16, 467 को गुणा कीजिए फिर से 17 से, 7 7 49, हासिल के 4, 7 42 और 4 46, ठीक है, 46 हो गए तो हासिल के वापस 4, 7 और 7 42 और 4 46 हो जाएंगे, और 467 लिख दीजिए डायरेक्ट, अब 1 से गुणा करेंगे तो 467 आ जाएंगे। 9 6 और 7 13, हासिल का 1 6 और 6 12 और 1 हासिल का 13, यहाँ फिर हासिल का 1 10 और 1 11, 11,339, ये यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा किसका, 17, 23 और 29 का, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न तीसरे प्रश्न का इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं, तीसरे का तीसरा आखिरी प्रश्न, तीसरे का तीसरा देखते हैं यहाँ पर, तीसरा प्रश्न 8, 9 व 25, ठीक है। 8 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 × 2 × 2 यानी कि 2 की घात 3 आ जाएगा ये, 9 का 3 × 3 तो 3 की घात 2, 25 के 5 × 5 5 की घात 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब हम निकालते हैं एचसीएफ, जो कि हमें प्रश्न में कहा गया है 8, 9 व 25 के फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। फैक्टर तो हमने निकाल लिए हैं, छोड़िए, और यहाँ पर हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ ज्ञात करते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। देखिए एचसीएफ क्या कहता है कि सबसे छोटी घात आपको देखनी है और कॉमन वाली देखनी है। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ या कॉमन आप कह सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे तो उभयनिष्ठ कुछ भी नजर नहीं आ रहा आपको। पहली बात तो सबसे छोटी घात तब देखनी है, पहले उभयनिष्ठ देखना है। 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। 5 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। तो गुणा में 1 1 लिख देंगे और इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर आ गया है, यानी कि एचसीएफ आ गया है जो कि प्रश्न में पूछा गया है। तो 8, 9 और 25 का एलसीएम क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अब इनका एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम भी बिल्कुल इसी प्रकार से आएगा, 8, 9 व 25, ठीक है। अब देखिए इसमें अधिकतम घात लेते हैं, अधिकतम घात और सभी वाली घात, यानी कि इसमें छोड़ते कुछ भी नहीं है। तो 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2, और 1 को लिखने का अर्थ नहीं है क्योंकि इससे गुणा करेंगे तो वापस वही संख्या आ जाती है, इस वजह से नहीं लिखेंगे। यहाँ पर गुणा करते हैं, गुणा करेंगे तो देखिए 2 की पावर 3 है, इसका मतलब 8 हो गया। 3 की पावर 2 है, इसका मतलब 9 हो गया, यानी कि वही संख्या आ गई जो ऊपर प्रश्न में दी हुई है, ठीक है। अब यही संख्या आ गई है तो देखिए क्या करते हैं, गुणा कीजिए 25 को 9 से। 25 को 9 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 225,
और 225 को 8 से गुणा कर लेंगे, तो यानी 25 को 9 से गुणा किया तो ये आ गया 45, 5, 4, 18 और 2, 225 आ गया। फिर 8 से गुणा करेंगे तो ये 8 दूनी 40, हासिल के 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, हासिल के 2, 8 दूनी 16 और 2 18। ठीक है, तो ये आ गए 1800। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आ गया है, 1800 आ गया है, और एचसीएफ क्या आ गया है, तीसरे प्रश्न का 1 आ गया है। तो इस प्रकार से तीसरे का तीसरा प्रश्न भी हल हो जाएगा। इस प्रकार से हम प्रश्नमाला 1.1 के 3 प्रश्न हल कर चुके हैं, और अगले वीडियो में बाकी वाले प्रश्न हल करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।